हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी, यूजीसी नेट जीआरएफ और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप सी और डी के जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में ही नज़रबंद किया गया था? ऑप्शन ए निकोलस कोपरनिकस, ऑप्शन बी गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन सी योहानेस केपलर या ऑप्शन डी फ्रेडरिक बेसल। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, गैलीलियो गैलीली को हेलियोसेंट्रिज्म सपोर्ट करने के कारण घर में ही नज़रबंद किया गया था। आइए जानते हैं हेलियोसेंट्रिज्म क्या होता है और इसकी खोज किसने की थी। पोलैंड में जन्मे निकोलस कोपरनिकस एक खगोल शास्त्री व गणितज्ञ थे। इन्होंने पहली बार ये सूत्र दिया कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है। निकोलस पहले यूरोपीय खगोल शास्त्री थे जिन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र से बाहर माना, यानी हेलियोसेंट्रिज्म मॉडल को लागू किया। मतलब हेलियोसेंट्रिज्म मॉडल क्या होगा, इसमें इन्होंने ये बात की थी कि ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो पृथ्वी नहीं है, मतलब इन्होंने सूर्य को माना। इससे पहले पूरा यूरोप अरस्तु की अवधारणा पर विश्वास करता था, जिसमें पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र थी और सूर्य, तारे या दूसरे पिंड इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। जबकि जब हेलियोसेंट्रिज्म मॉडल आया जो कि कोपरनिकस ने दिया, उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है और सब इसके चक्कर लगाते हैं, और जबकि उससे पहले माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। 1530 में कोपरनिकस की किताब डी रेवोल्यूशन प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई एक दिन में चक्कर पूरा करती है और एक साल में सूर्य का चक्कर पूरा करती है। कोपरनिकस ने तारों की स्थिति ज्ञात करने के लिए प्लूटोनिक टेबल्स की रचना की, जो अन्य खगोलविदों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं जैसे कि हेलियोसेंट्रिज्म क्या है। तो इसमें इन्होंने ब्रह्मांड का जो केंद्र था पृथ्वी को ना मानकर सूर्य को माना। और दूसरा इसमें पॉइंट याद रखिएगा कि कोपरनिकस की एक किताब थी डी रेवोल्यूशन, इसमें इन्होंने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई एक दिन में चक्कर पूरा करती है तथा सूर्य का जो है एक साल में चक्कर पूरा करती है। और इनका तीसरा है कि तारों की स्थिति के बारे में इन्होंने कौन सी रचना की थी, तो वो प्लूटोनिक टेबल्स की रचना की। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी भास्कर द्वितीय या ऑप्शन डी इनसैट 1B। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी एप्पल। ऑप्शन बी एप्पल। आइए जानते हैं अन्य इसकी व्याख्या को देखते हैं। भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान या अंग्रेजी में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या लघु रूप में इसे GSLV बोलेंगे। एप्पल जो था वो एक संचार उपग्रह था जिसको 19 जून 1981 को पहले कोरू फ्रेंच गयाना से एरियान 1 द्वारा प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, अगर विश्व के स्तर पे बात की जाए तो 19 दिसंबर 1974 को संचार उपग्रह जिसका नाम था ट्रैको जर्मन सिम्फोनी को प्रक्षेपण किया गया। तो मतलब अगर भारत के स्तर पे संचार उपग्रह पहला तो वो 19 जून 1981 को, जो कि एप्पल नाम था। अगर विश्व के स्तर पे बात की जाएगी संचार उपग्रह की पहला
तो वो 19 दिसंबर 1974 को, और जिसका नाम फ्रैंको जर्मन सिम्फोनी था। और जो ये आपका एप्पल है ये लगभग 2 वर्ष तक उपयोग किया गया, फिर 19 सितंबर 1985 को इसको निष्क्रिय कर दिया गया था। इसके बाद से इंसेक्ट प्रणाली की नींव डाली गई। अब एप्पल पर एक पुस्तक लिखी जो डॉक्टर R.M. वाशगम द्वारा लिखी गई थी, और उस पुस्तक का नाम था मछुआरे के गांव से लाल ग्रह तक। ये एप्पल संचार उपग्रह पर लिखी गई थी। अब जो कि इंसेक्ट प्रणाली की नींव डल गई थी एप्पल के बाद, तो उसमें वो जो है जैसे कि इंसेक्ट 1B की शुरुआत करते हुए इसकी स्थापना 1983 में की गई। फिर इसके बाद इसको शुरुआत रखा गया, और वर्तमान में जो संचार उपग्रह कार्य कर रहे हैं उनके नाम हैं इंसेक्ट 3A, इंसेक्ट 3C, इंसेक्ट 3E, इंसेक्ट 4A, इंसेक्ट 4CR, और GSAT-8, GSAT-10 और GSAT-12। ये सभी संचार उपग्रह हैं, और कुल मिलाकर 195 प्रेषानुकरों सहित यह प्रणाली दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसारण, उपग्रह समाचार संग्रहण, सामाजिक अनुप्रयोग, मौसम पूर्व अनुमान, आपदा चेतावनी और खोज और बचाव के कार्यों में सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी सूचना का अधिकार, ऑप्शन सी लोक प्रतिनिधित्व, या ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21A है। आइए अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जान लेते हैं। भारत में शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में उल्लिखित किया गया। 2 दिसंबर सन 2002 को संविधान का 86वां संशोधन किया गया, और इसी के तहत अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। इस मौलिक अधिकार कार्य के लिए वर्ष सन 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, या इंग्लिश में से राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन RTE एक्ट बनाया गया। इसका जो उद्देश्य था वो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिक समावेशन को बढ़ाना था, मतलब माध्यमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी नए अवसरों को सृजित करना था। इसके तहत 16 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया। तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। एक तो ये 21A किससे संबंधित है, जो कि शिक्षा संबंधित है, और शिक्षा को मौलिक अधिकार में कब, तो 2 दिसंबर सन 2002 कौन सा संविधान संशोधन, तो 86वां संविधान संशोधन। और किस आयु के बच्चों के लिए, तो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध किया गया और शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। आइए अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? ऑप्शन ए पारा या मरकरी जिसे बोलेंगे, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी क्लोरीन और ऑप्शन डी गैलियम। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रोमीन। एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाएगी। आइए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फ्रांस के वैज्ञानिक बेलॉर्ड ने ब्रोमीन की 1826 ईस्वी में खोज की। इसका जो ब्रोमीन है वो अधिक गंध के कारण इसका नाम ब्रोमीन रखा गया, जिसका यूनानी भाषा में अगर ब्रोमीन का हम अर्थ निकालेंगे तो वो दुर्गंध होता है और इसमें काफ़ी दुर्गंध आती थी, इसीलिए इसका नाम ब्रोमीन रखा गया। अब जो ब्रोमीन है वो आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल में 7वें मुख्य समूह का
तत्व है और सामान्य तात्पर्य यही एक धातु है जो द्रव्य अवस्था में रहती है। इसके दो स्थिर समस्थानिक या आइसोटोप प्राप्त होते हैं तथा इसकी द्रव्यमान संख्याएं 79 और 81 हैं। अगर आपको हमारे द्वारा लाए हुए क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन या बंडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? ऑप्शन ए मूंगा, ऑप्शन बी हाइड्रा, ऑप्शन सी स्पंज या ऑप्शन डी एनालिडो। तो कौन सा जीव मुकुलन बंडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो यह आपका आंसर होगा ऑप्शन डी एनालिडो। यह आपका मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है। अब आइए जानते हैं मुकुलन या बंडिंग प्रजनन क्या होता है। मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा सा अंकुर जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है और समय आने पर नए जीव के निर्माण के लिए खुद को जनक जीव से अलग कर लेता है। इसे ही मुकुलन प्रक्रिया कहेंगे। तो मतलब मुकुलन प्रक्रिया क्या होगा, जो भी जीव होगा उसके शरीर पे वो होता है और जब एक समय हो जाता है उसका विकसित होने का तो वो जनक जीव से अलग हो जाता है। ये मुकुलन की प्रक्रिया होती है, जिसमें हाइड्रा, ईस्ट, इन सब में क्या होता है, मुकुलन की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन होता है। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए ग्रेग ओल्सन, ऑप्शन बी चार्ल्स सिमोने, ऑप्शन सी डेनिस टिटो या ऑप्शन डी मार्क शटलवर्थ। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी डेनिस टिटो, जिन्होंने 20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारे थे। आइए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस राज्य में अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी बिहार। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन किया गया है। आइए बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी तथा उस समय ये क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा भारत का राज्य था और इस समय क्या है, राजस्थान है। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई तो उसी दिन मध्य प्रदेश के 16 जिले अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कर दी गई। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना भी 1 नवंबर 2000 को हुई थी और मध्य प्रदेश की स्थापना भी 1 नवंबर 2000 को हुई थी, क्योंकि और मध्य प्रदेश के 16 जिले लेकर के ही छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों से मिलती हैं। एक उत्तर प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा गुजरात और 5वां राजस्थान से इसकी सीमाएं लगती हैं। तथा यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कुल मिलाकर ये 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तथा विश्व का प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी और जू मुकुंदपुर सतना जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है में स्थित हैं। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह बनी होती है। ऑप्शन ए कंक्रीट, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी घास या ऑप्शन डी कारपेट।
तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, कंक्रीट का बना होता है टेनिस का हार्ड कोर्ट। आइए अब जान लेते हैं टेनिस के बारे में। जैसे कि बात की गई है हार्ड कोर्ट की, तो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, जिसे हम मेजर भी कहते हैं, ये टेनिस प्रतियोगिताएं हैं, जिसमें कि एक आपकी ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरी आपकी फ्रेंच ओपन, तीसरी आपकी विंबलडन और चौथी आपकी यूएस ओपन। इस क्रम में ये खेली जाती, पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर यूएसए। ये टेनिस प्रतियोगिताएं होती हैं तथा ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन दोनों के हार्ड कोर्ट, दोनों जो हैं वो हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन जो होता है मिट्टी पे खेला जाता है और विंबलडन ओपन जो है वो आपका घास पे खेला जाता है। अब टेनिस ओपन की शुरुआत हुई थी 1986 में, लेकिन ग्रैंड स्लैम में पहला विंबलडन 1877 में शुरू हुआ था। उसके बाद 1881 में यूएसए ओपन, 1891 में फ्रेंच ओपन और 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई थी। आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बैडमिंटन का जाल क्रेन में कितना ऊंचा होता है? ऑप्शन ए 5 फुट, ऑप्शन बी 5.1 फुट, ऑप्शन सी 5.5 फुट या ऑप्शन डी 4.8 फुट। तो यहाँ पे बैडमिंटन के जाल के क्रेन की बात हुई है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 5 फुट होता है बैडमिंटन के जाल का क्रेन की ऊंचाई। आइए अब जान लेते हैं बैडमिंटन के बारे में। बैडमिंटन रैकेट से खेला जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय खेल है। यह छोटी सी चिड़िया, जो चिड़िया होती है उसे हम जब जो लोग खेलते हैं उसे शटलकॉक बोलते हैं। यही शटलकॉक बोलते हैं। ब्रिटिश छावनी शहर पूना में ये खेल आमतौर पे लोकप्रिय है। इसी कारण बैडमिंटन खेल को पूना या पुनाई के नाम से भी जाना जाता है। अब बैडमिंटन जो है वो तीन प्रकार से खेला जाता है। एक एकल बैडमिंटन, एक युगल बैडमिंटन, एक मिश्रित युगल बैडमिंटन। ठीक है, तो ये जो बैडमिंटन खेला जाता है, इस कोर्ट की जो लंबाई होगी वो 13.4 मीटर तथा चौड़ाई 5.18 मीटर होती है, और जब डबल गेम खेला जाता है तो ये 6.1 मीटर कर दी जाती है। शटलकॉक मतलब चिड़िया की अगर बात की जाए तो ये जो होती है उसमें जो पंख होते हैं वो हंस के पंखों का उपयोग किया जाता है, और अगर उनको आप काउंट करेंगे तो वो जो होते हैं वो 16 पंख लगते हैं। ठीक है, चमड़े की पतली परत में 16 वो पंख हंस के लगाए जाते हैं। और पंखों की अगर लंबाई की बात की जाए तो 62 से 70 मिमी के बीच में होती है, तथा इसका जो वजन होता है वो 4.74 से लेके 5.50 ग्राम होता है। तो यहाँ पर आपको केवल जो चिड़िया है अगर पूछा जाएगा, जैसे कि आपका रैकेट का जाल का पूछ लिया गया है तो 5 फुट है, और जो कि अगर चिड़िया को क्या बोला जाता है तो शटलकॉक बोला जाता है। इस बैडमिंटन खेल को और क्या बोला जाता है तो पूना या पुनाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा शटलकॉक के जो पंख होते हैं वो किसके बने होते हैं तो हंस के पंखों के बने होते हैं, और कितने होते हैं तो 16 होते हैं। बस इतनी चीज़ इसमें याद रखने के लिए योग्य है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन के तरफ। फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर लाइव क्वेश्चन हो उसकी व्याख्या पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सहयोग करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे से क्वेश्चन उसकी व्याख्या लाते रहेंगे। तो आइए देख लेते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे बात हुई है मांझ लोक नृत्य की, तो ये कहाँ पे आपका लोकप्रिय है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश के बारे में आपको हम ऊपर कई चीज़ें बता चुके हैं, फिर भी मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पे भी दे दी है। जैसे कि मध्य प्रदेश की राजधानी मैंने आपको ऊपर ही क्वेश्चन में बताया भोपाल है। ठीक है, स्थापना भी आपको बता चुके हैं 1 नवंबर 2000 को हुई थी और 16 जिलों को अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। वहाँ पे हम राष्ट्रीय उद्यान भी आपको बता चुके हैं जो कि आपके 19 हैं, सभी के हमने नेम आपको बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो कि राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री इस समय आपके शिवराज सिंह चौहान हैं। अगर गवर्नर की बात की जाएगी तो वह आनंदीबेन पटेल हैं। तथा मध्य प्रदेश का सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 70.60% थी, जिसमें से पुरुष साक्षरता 80.5% और महिला साक्षरता 60% थी। Thank you friends for watching my channel.